ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज अपना कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 9 है 10 है विदुषी? लेक्चर 10 है एक्चुअली। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो इसको पहले अलग तरीके से बिल्कुल समझते हैं। सपोज कोई लाइट का सोर्स है, मान लो ये आपके पास सन ही है, ठीक है, या कोई आप बल्ब ले सकते हो। कोई लाइट सोर्स है, उससे डिफरेंट वेवलेंथ्स निकल रही हैं। भाई वो लाइट दे रहा है तो लाइट क्या होते हैं? लाइट एनर्जी होती है, और एनर्जी आपकी कैसी देता है? वेव्स देता है, वेव्स के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। अब सपोज हमने माना ये वाला जो अपना लाइट सोर्स है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स ये निकालता है, जैसे कि λ1, λ2, λ3, λ4, λ5। 5 कलर की इसमें वेवलेंथ है, जिसमें एक है आपका रेड कलर, दूसरा येलो, तीसरा आपका ब्लू है, और ये फिर आपका ग्रीन है, और ये एक और कलर है। ठीक है, 5 कलर्स की इसमें वेवलेंथ है। अगर हम क्या करें, ये जो लाइट इससे एमिट हो रही है, यहाँ पर एक हम प्रिज्म प्लेस कर दें। अगर हम यहाँ पे एक प्रिज्म प्लेस कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके का एक स्पेक्ट्रम आपको, मतलब कलर का एक पैटर्न दिखेगा इस तरीके का, जिसको हमने बोला था कंटिन्यूअस। और उसमें कौन कौन से कलर होंगे? जो कलर यहाँ पे इसमें हैं स्लाइड में, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन एंड दिस कलर। क्लियर है बात इतनी? तो इसका मतलब ये लाइट सोर्स था, इससे वेव्स निकल रही थी, और ये जो वेव्स निकल रही थी यहाँ पे हमने एक प्रिज्म रख दिया, और जब प्रिज्म से पास हुई है तो यहाँ पे अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोप लगा दें, जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे? जो हमें कलर्स का पैटर्न मिलेगा, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, ये कैसा मिलेगा? मान लो यहाँ पे कौन कौन सी वेवलेंथ है? λ1, λ2, λ3, λ4 और λ5। 5 वेवलेंथ है, 5 तरीके की। तो यहाँ पे हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, इसमें इन वेवलेंथ्स के 5 कलर्स मिल जाएंगे हमें। उनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं होगी, नो बाउंड्री। तो ऐसे को हम क्या बोल रहे थे? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब देखो दूसरी बात क्या है। अब यहाँ पे ये तो बात हो गई है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। मान लो हमने प्रिज्म नहीं लगाया, अब यहाँ पे हमने एक क्लाउड ऑफ गैस, कोई गैस रख दी यहाँ पे इसके पाथ में। यहाँ से ये वेव्स आ रही है 5 कलर्स की, ठीक है, λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, ये सारी आ रही हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया? एक गैस का क्लाउड रख दिया। अब गैस किससे बना होगा? एटम से बना होगा। तो ये जो लाइट की वेवलेंथ आ रही है, ये यहाँ पे जाएगी। ठीक, अब ये एटम से बना होगा, तो एटम से मैंने बताया कि कभी भी एटम को अगर एनर्जी मिलती है तो वो कुछ को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे जाएगा? वो एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब दूसरा केस ये है कि ये लाइट सोर्स से 5 वेवलेंथ निकल रही है, λ2, λ3, λ4, λ5, ये पांचों निकल रही है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया? ये 5 आ रही थी, और हमने क्या कर दिया? एक गैस का क्लाउड लगा दिया। तो इसमें क्या होंगे? एटम्स होंगे उस गैस के। अब ये जो एटम्स होंगे, ये पहले ग्राउंड स्टेट पे थे, अब ये किस पे चले जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। क्योंकि ये एनर्जी, ये जो लाइट की एनर्जी है, ये जो वेवलेंथ है, इसमें से एब्जॉर्ब करेंगे इनको। तो कुछ को एब्जॉर्ब करेंगे और कुछ को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। किसका? सम वेवलेंथ्स का। ऐसा नहीं है जितनी पड़ती है सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ वेवलेंथ्स ऐसी होंगी जिनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब मान लो हम मानते हैं कि सपोज हमने माना
कि भाई ये क्या करता है, लेमडा 1, लेमडा 2 और लेमडा 3, इन तीन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कहाँ पहुँच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएगा इन तीन को एब्जॉर्ब करके। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो फिर से क्या कोशिश करता है कि वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाए, क्योंकि उसकी स्टेबल स्टेट ग्राउंड स्टेट है। अब जब वो ग्राउंड स्टेट पे आता है तो फिर से जो भी उसने वेवलेंथ, या हम लोग इसके पहले बात कर रहे थे कि जो भी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी होती है, उस एनर्जी को वो एमिट करता है, अपने अंदर से निकालता है वेव्स के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म। क्लियर है इतनी बात? तो इसने हमने ऐसा सपोज किया कि 5 वेवलेंथ्स में से 3 को इसने अब्जॉर्ब कर लिया था, जो थी लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3। मतलब रेड कलर वाली को, येलो कलर वाली को और ब्लू कलर वाली को, इन तीनों को इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसको एब्जॉर्ब कर लिया और ये किस में आ गया, एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया ये। अब एक्साइटेड स्टेट में जब पहुंच गया तो फिर उसके बाद जब ग्राउंड स्टेट में फिर से आएगा थोड़े टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन, तो एमिट करेगा एनर्जी। अब एमिट वही एनर्जी करता है जो एब्जॉर्ब की होती है उसने। तो 3 कलर्स की इसने वेवलेंथ एमिट की थी, तो अब यहाँ पे फिर से 3 कलर को ये एमिट करेगा, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 को एमिट करेगा। और लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 के जो कलर्स थे, वही अगर आप यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोप लगा दो तो वही कलर आपको दिखेंगे, वही पैटर्न आपको दिखेगा। तो यहाँ पे ये कौन सा पैटर्न आपको दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है, येलो दिख रहा है और आपका ब्लू दिख रहा है, क्योंकि यही इसने एब्जॉर्ब की थी तो थोड़े टाइम बाद यही एमिट कर दी। और ये जो पैटर्न है इसी को हम बोलते हैं एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर हुई बात? आयुष क्लियर हुई? ठीक है। अब देखो, ये लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 को तो एब्जॉर्ब किया था और उसी को एमिट कर दिया, तो यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम मिल गया। ठीक है। अब अगर सपोज ये इसमें से कौन सी ऐसी थी जो रिमेनिंग थी, अगर हम रिमेनिंग की बात करें तो रिमेनिंग कौन सी रह गई, रिमेनिंग की अगर बात करो तो रिमेनिंग कौन सी हो गई, लेमडा 4 और लेमडा 5, यही तो 2 बच गई, अगर 5 थी टोटल तो। अब ये 2 जो बच गई, अब ये आगे की तरफ बढ़ेगी, भाई इतनी एब्जॉर्ब हो गई, अब बाकी जो हुई वो आगे की तरफ ट्रांसमिट हो जाएगी, निकलेगी। अब जहाँ पे ये ट्रांसमिट हो रही है, आगे की तरफ निकल रही है, वहाँ पे आप एक स्पेक्ट्रोस्कोप लेके पहुँच जाइए, तो फिर से आप उसको पैटर्न को अगर देखो तो अब कौन सी निकल रही है, इससे निकल रही है लेमडा 4, लेमडा 5। जब लेमडा 4, लेमडा 5 निकल रही है तो उसी के अकॉर्डिंग कलर भी आपको दिखाई देगा स्पेक्ट्रोस्कोप पे। तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर? ठीक। तो कुल मिला के बात क्या है, क्या चल क्या रहा है, सपोज हमारे पास 10 रुपीज़ थे। अब 10 रुपीज़ में से यहाँ पे कोई ए बैठा हुआ है, इस ए ने क्या किया, सपोज 6 रुपीज़ ले लिए, ठीक है, लेकिन हमसे बोरो किया इसने 6 रुपीज़, तो 6 रुपीज़ इसने बोरो किया। थोड़े टाइम बाद ये क्या करेगा, 6 रुपीज़ हमको क्या करेगा, रिफंड कर देगा, वापस कर देगा हमको। तो यहाँ पे जो ये वाला स्पेक्ट्रम है ये एमिशन है, जो लिया था वही दे दिया, तो क्या हो गया, एमिशन। और उसके बाद जो एब्जॉर्ब हो गया था उसके अलावा जो बचा, जो ट्रांसमिट होगा आगे, अगर ट्रांसमिटेड का आप बनाते हो यहाँ पे प्रिज्म लगा के या स्पेक्ट्रोस्कोप लगा के, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इसलिए नाम दिया क्योंकि कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई हैं, उसके बाद ये मिल रहा है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अच्छा, मोटी मोटी बात इतनी समझ आती है, ट्रांसमिट कितना होगा, मान लो ये 4 रुपीज़ ही तो बचेंगे, अगर रुपीज़ के टर्म्स में देखो, 6 रुपीज़ ये, 4 रुपीज़ ये, तो आप देख पा रहे हो 6 + 4 इज ऑल्सो 10। तो किसी भी चीज़ का अगर आप देखते हो, एक कोई एटम लेते हो, एक कोई गैस लेते हो, अगर उसका कहीं पे एब्जॉर्प्शन मिल रहा है, कहीं पे एमिशन मिल रहा है, अगर उन दोनों को एडअप करोगे ना
तो टोटल में आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन जाएगा ओवरऑल में। अगर ओवरऑल करके देखोगे, ऐसा कोई ये नहीं है कि 6 रुपीज़ और 4 रुपीज़ इसमें जुड़ती है कोई, अगर ओवरऑल में आप देखोगे तो होगा क्या, हम ये कह सकते हैं कि जो एमिशन है स्पेक्ट्रम प्लस जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, अगर इन दोनों को ऐड करके हम देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये टोटल करने पे कंटिन्यूअस बन रहा है। अब इसको डायग्राम से समझाती हूँ आपको। जो अपना ये डायग्राम हमने बना रखा है, ये देखो भाई, रेड कलर था, येलो कलर था, ब्लू था, ग्रीन था, ये वाला आपका बैगनी कलर था। ये 5 कलर्स थे आपके पास, इतनी वेवलेंथ थी। यहाँ पे कौन आ गए, 3 कलर्स आ गए, रेड, येलो, ब्लू, और यहाँ पे कौन से आ गए, ग्रीन और ये। अब इन दोनों को अगर मिक्स करके आप देखो तो ये पूरा बन जाएगा क्या, और इसका जो स्पेक्ट्रम बना था उसको ही तो हमने कंटिन्यूअस बोला था। यस और नो? ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि मतलब आप बोलो 6 + 4 = 10 होता है। ये बस समझने की बात है कि अगर इन दोनों को हम एक साथ करके देखें तो क्या होगा, आपको कंटिन्यूअस सा दिखाई देगा। अब देखो, अब इस पिक्चर से हम समझते हैं, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है। देखो, ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में की क्या पहचान है, कंटिन्यूअस की पहचान है कि कोई भी आपको बाउंड्री लाइन, 2 कलर्स के बीच में कोई बाउंड्री लाइन दिखेगी ही नहीं। अगर इसको देखो, एमिशन को देखो, तो यहाँ पे देखो ये आपका कलर है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये रेड है, इनके बीच में एमिशन में देखो बड़े बड़े डार्क स्पेसेस हैं। इतना बड़ा स्पेस है, इतना बड़ा स्पेस है, तो मतलब 2 कलर को सेपरेट करने के लिए बड़े बड़े ब्लैक स्पेसेस दिख रहे हैं आपको। अगर एब्जॉर्प्शन को देखो तो इसमें भी है। एब्जॉर्प्शन में जैसे ये ग्रीन कलर है, येलो है, यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स है, यहाँ की कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं हुई है आपकी। यहाँ पे देखो अगर, तो ये ब्लू, ये इनके बीच में ये लाइंस दिख रही हैं ब्लैक ब्लैक, तो इसमें भी कुछ बाउंड्री लाइन दिखती है, लेकिन कंटिन्यूअस में कोई भी बाउंड्री लाइन नहीं दिखती। अगर इसको हम किसी एक गैस को का माने स्पेक्ट्रम, अगर हम एज्यूम करें कि कोई भी एक गैस हमने ले ली है, सपोज हाइड्रोजन गैस ले ली, तो हाइड्रोजन गैस का अगर स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस के स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कलर है, 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 एग्जैक्टली एब्जॉर्प्शन में देखो यही पोजीशन में ब्लैक स्पेस दिख रहा है आपको, ये ब्लैक है एग्जैक्टली। ये जो है ये ब्लैक लाइन्स है, प्लेसेस सेम दिख रहे हैं आपको। जहाँ पे ये रेड था वहाँ पे ये क्या आ गया, ब्लैक। जहाँ पे ये ग्रीन है यहाँ पे भी ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक। अच्छा, एग्जैक्ट जगह पे क्यों हो रहा है, एग्जैक्ट जगह पे इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देख पा रहे हो कि स्पेक्ट्रम में λ1, λ2, λ3 ये तीनों एब्जॉर्ब हुए थे, तो इन तीनों का पैटर्न ये बना, पहले रेड, फिर येलो, फिर उसके बाद ब्लू। अब उसके बाद क्या हुआ, ये वाले जो थे ये आगे ट्रांसमिट हो गए थे, ये आगे ट्रांसमिट हो गए थे, तो अब बचे हुए ये थे ग्रीन और ये वाला कलर, तो ये ठीक है। तो अब इस स्पेक्ट्रम को अगर देखो तो यहाँ पे जहाँ पे रेड है, जहाँ पे येलो है, जहाँ पे ब्लू है, अगर इस स्पेक्ट्रम को देखोगे तो उन जगहों पे ब्लैक लाइन आएगी इसमें। क्यों? क्योंकि वो वाले कलर एब्जॉर्ब हो चुके हैं, एब्जॉर्ब होने के बाद फर्दर वो एक्साइट होके यहाँ पे स्पेक्ट्रम दे रहे हैं। लेकिन पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुके हैं, तो जो एब्जॉर्ब हो जाती है वेवलेंथ, वहाँ पे क्या आता है, ब्लैक लाइन आता है, किसमें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। क्लियर? ये जो कलर्स हैं जितने भी हैं, ये कौन से कलर हैं, ट्रांसमिटेड कलर हैं जो दिख रहे हैं हमें, ट्रांसमिटेड वेवलेंथ है। ये कौन सी वेवलेंथ है, ये जो कलर दिख रहे हैं ये एमिटेड वेवलेंथ है, जो कलर दिख रहे हैं।
कुछ बात क्लियर हुई कि कंटिन्यूअस एमिशन और एब्जॉर्प्शन है क्या? गैस एब्जॉर्ब क्यों करेगी? अरे किसी के पास भी आ, आपके पास पैसा लेके आए कोई फ्री में मुफ्त में आपको देने लगे तो इन जनरली हर इंसान लेना चाहेगा। मतलब कोई एकदम साधु संत होगा तो ही नहीं लेगा। एनर्जी आ रही है ना, एनर्जी एनर्जी आप समझ लो, एनर्जी आप ये समझ लो कि इंसान के लिए पैसा समझ लो, ऐसे रुपया समझ लो। किसी भी एटम के लिए एनर्जी क्या होता है? देखो सारा जो खेल होता है ना वो सब एनर्जी का होता है। जैसे बोलते हैं दुनिया में सब सारा खेल पैसे से चल रहा है, इधर इधर उधर उधर। तो वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, आपका कोई भी एटम है, कोई भी मटेरियल है, उसमें सब खेल क्या है? एनर्जी का है। तो हाँ स्टेबल होना चाहता है, लेकिन स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई 1 करोड़ रुपए लेके आ जाएगा तो पहले आप 1 करोड़ से अट्रैक्ट हो गए, उसके बाद में आप जानना चाहोगे कि भाई ये कहीं चोरी का पैसा तो नहीं है, ये कहीं किसी और चीज़ का पैसा तो नहीं है। समझ आ रही बात? उसको कोई लेके आ गया, तुम्हें तो लेना ही है, तुम्हारे गन रख दी, तुम्हें तो लेना ही है, क्या करोगे? लेना ही पड़ेगा। तो गैस गैस है कोई हमारे पास, उसको लेके कोई हीट करने लगा, वो हाँ वो कोई इधर उधर थोड़ी जा सकती है। अब गैस है, एक कंटेनर में रखी हुई है, अब उसको एक ट्यूब में रख दिया, हीट कर रहे हैं, तो उसको तो एनर्जी, हीट कर रहे हो तो एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी। बाद में हाँ पहले वो एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और फिर उसके बाद उसको समझ आएगी, कुछ दिमाग लगाएगा तो फिर आ जाएगा वापस। हम्म हम्म नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखो बता रहे, स्पेक्ट्रम को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। देखो स्पेक्ट्रम की जो बात कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले देखो हाइड्रोजन के लिए स्टडी किया गया। हाइड्रोजन के लिए क्यों स्टडी किया गया? पहली बात देखो, कोई भी चीज़ सारे एटम्स के लिए अगर वैलिड करनी है, जितने मटेरियल हैं, जितने टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, जितने टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है, सबके लिए वैलिड करनी है, तो पहले क्या किया साइंटिस्ट ने? सोचा कि भाई सिंपलेस्ट एटम कौन है, जिसका सबसे छोटा सबसे हल्का एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। तो पहले इसके लिए स्टडी करते हैं हम लोग। इसको ही स्टडी करने में उनको 100 से ज़्यादा ईयर्स लग गए। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की पहले इन्होंने स्टडी करी। बोला हाइड्रोजन के बारे में अगर हम कुछ कंक्लूजन निकाल लेंगे तो फिर धीरे धीरे हम लोग और एटम्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले किसके लिए बात की गई? हाइड्रोजन की स्टडी की गई। और स्पेक्ट्रम की स्टडी में बहुत टाइम लगा। पहले स्पेक्ट्रम की स्टडी हुई, उसके बाद जाके बोर का मॉडल आया, ठीक है। और अभी जो मॉडल्स चलते हैं, अभी जो एटम के बारे में बोला जाता है, स्क्रोडिंजर, जिसको हम लोग अभी लेटर ऑन पढ़ेंगे, ये जो कहता है कि जो आपका एटम है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? वेव फॉर्म में। पार्टिकल को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। किसको इम्पोर्टेंस देता है? ये मॉडल वेव फॉर्म को इम्पोर्टेंस देता है। तो ये सारी स्टडीज जो हुई वो स्पेक्ट्रम की स्टडी के बाद हुई। हाँ हेमा, ये तो ये तो डी ब्रॉय ने डिस्कवर किया था, ठीक है। डी ब्रॉय की इक्वेशन पढ़ाई थी ना आपको, इसका इनिशिएटिव डी ब्रॉय ने लिया था। जबकि ये जितने हैं सब मॉडर्न है। जैसे कुछ नाम है जिनकी थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे। हाइजेनबर्ग्स हैं, ये मॉडर्न है, इन्होंने वेव पार्टिकल दोनों को। स्क्रोडिंजर हो गए आपके, दूसरे हो गए आपके डी ब्रॉय,
ये बताया था आपको मैंने कि डी ब्रॉय क्या थे। डी ब्रॉय जो थे ना उसके थे पता नहीं सिविक्स या किसी चीज़ के, ह्यूमैनिटीज़ के थे, मतलब साइंस बैकग्राउंड के नहीं थे ये, लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा कंक्लूजन निकाला था। ठीक है, और भी साइंटिस्ट हैं जो मॉडर्न थ्योरीज पे बिलीव करते हैं। तो स्पेक्ट्रम की कहानी क्या है कि स्पेक्ट्रम में सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी करी गई, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी करने के बाद फिर बोर का मॉडल आया, फिर उसके बाद और भी सारे एटम्स की स्टडी करी गई। तो स्पेक्ट्रम के बारे में एक स्पेसिफिक चीज़ और है कि स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी भी बोलते हैं। जैसे कि अगर ये फॉरेंसिक वाले आते हैं, कोई मर्डर वर्डर हो जाए तो फॉरेंसिक वाले जो बेसिक उसको मानते हैं वो किसको लेते हैं, फिंगरप्रिंट को लेते हैं। तो स्पेक्ट्रम जो है इसको हम लोग बोलते हैं फिंगरप्रिंट ऑफ एटम। क्या बोला गया इनको, फिंगरप्रिंट। क्यों क्यों बोला गया ऐसा? ऐसा इसलिए बोला गया कि मान लो तुम हाइड्रोजन की स्टडी कर रहे हो, नियॉन की स्टडी कर रहे हो, हीलियम की स्टडी कर रहे हो, या किसी और एटम की, बोरॉन की कर रहे हो, बेरिलियम की कर रहे हो, किसी भी अदर एटम की कर रहे हो, तो सबके लिए स्पेक्ट्रम स्पेसिफिक आएगा। कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं हो सकते हैं वर्ल्ड में जिनका स्पेक्ट्रम सेम आए। जैसे फिंगरप्रिंट को बोला जाता है ना कि दो लोगों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते। ठीक है, सबके लिए स्पेक्ट्रम क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, नो टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम स्पेक्ट्रम। इसका मतलब जितने एलिमेंट हैं उतने तरीके के हमको स्पेक्ट्रम मिलेंगे, अलग अलग तरीके का पैटर्न मिलेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस सब में होगा ही होगा। इतनी बात क्लियर है? वेरिएशन किस तरीके का दिखाई देगा, देखो ऐसा हो सकता है कि हीलियम जो वो किसी और वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, कलर के पैटर्न्स में डिफरेंस आएगा, समझ रहे हो। हीलियम हो सकता है किसी और दूर दूर से मतलब नहीं है, देखो कंटिन्यूअस में ये सारे कलर है। अब देखो एक और चीज बताते हैं, स्पेक्ट्रम में जो स्टडी करने के लिए आपको हम पिक्चर दिखा रहे हैं, वो पिक्चर किसको दिखा रहे हैं, विजिबल को दिखा रहे हैं। जो आपकी आईज से दिख रहा है वही तो आप देख पाओगे, पर बहुत सारी रेस तो ऐसी भी होती है ना जो हमें नहीं दिखती हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट है, ये दिख सकती है क्या, नहीं दिखेगी। यूवी रेस नहीं दिखेंगी। इंफ्रारेड होता है, ये भी नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये जो वेव्स हैं ये भी स्पेक्ट्रम का पार्ट होती हैं, ऐसा नहीं है ये स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं होती, ये सब होते हैं। यूवी रेस भी होती हैं, आपका इंफ्रारेड भी होता है, विजिबल भी होता है। विजिबल में आता है अपना ये विबज्योर। तो आपको जब एक्सप्लेन करना होता है तो हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, विजिबल से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इनको तो दिखा नहीं सकते ना। समझ आ रही बात? ठीक है, तो सबसे पहले जो काम किया था वो एक साइंटिस्ट थे बाल्मर, इन्होंने काम किया था। सबसे पहले इन्होंने काम किया था, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को देखा था। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए इन्होंने क्या स्टडी किया, क्या देखा, वो मैं आपको बताती हूँ। और इसमें विजिबल को देखा था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया,
इन्होंने हाइड्रोजन गैस ली और प्रोसेस पूरा वही किया, स्पेक्ट्रम आया और स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रोस्कोप पे देखा, ये कलर के पैटर्न मिले हमको और ये विजिबल था। और इन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, बोला कि कुछ फॉर्मुलेशन भी करते हैं। फॉर्मुलेशन का मतलब कि कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है, कौन सी वेवलेंथ एमिशन स्पेक्ट्रम है, तो कौन सी वेवलेंथ एमिट होगी, अगर उसका हमें वेवलेंथ चाहिए तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, उसके बारे में इन्होंने स्टडी करी और उसके बाद एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या दिया इन्होंने, 1 by lambda that is called nu bar, this is equal to 109677 1 by n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। और इसमें इन्होंने बोला 109677, n1 की जगह पे इन्होंने यहाँ पे 4 रखा। ये बाल्मर ने फॉर्मूला दिया था। बोला अगर जो वेव निकल रही हैं उनका वेव नंबर कैलकुलेट करना है आपको। आपको पता है वेवलेंथ को इन्वर्स कर दो, 1 by लैम्डा कर दो तो वो होता है वेव नंबर, जिसको हम न्यू बार से भी डिनोट करते हैं। तो बाल्मर ने बताया कि जो वेव्स निकल रही हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, उसका अगर वेव नंबर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आप लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका वेव नंबर कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? जिसमें इन्होंने क्या बताया, एक और कंडीशन बताई। बोला ये जो वेव नंबर है ना, ये एक पॉजिटिव नंबर आता है, मतलब आंसर जो होगा हमारा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आंसर अगर पॉजिटिव आना है तो n2 को क्या होना पड़ेगा, n2 को n1 से बड़ा होना पड़ेगा। ये भी कंक्लूजन इन्होंने दिया। n1 इज इक्वल टू, इन्होंने बोला n1 इज इक्वल टू 2 होना चाहिए और n2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है अगर 2 से ज़्यादा लेना है तो, क्योंकि ये n1 n2 शेल नंबर है, तो भाई शेल नंबर कोई 0.5 0.3 इस तरीके से तो हो नहीं सकते। अब 2 से ज़्यादा लेना है आपको तो क्या ले सकते हो आप, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 7 8 इस तरीके से। कहाँ तक शेल लेते हैं हम लोग, इनफाइनाइट। ये बात क्लियर है? और ये जो वैल्यू आती है ये आती है सेंटीमीटर इनवर्स में। तो बाल्मर ने ये फॉर्मूला दिया, किस बेसिस पे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी करी और बोला कि इस स्पेक्ट्रम में जो भी वेवलेंथ आपकी एमिट हो रही हैं उन वेवलेंथ के लिए अगर हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है अपना 109677 और यहाँ पे 1/4 माइनस 1/n2 स्क्वायर और n2 शुड बी ग्रेटर देन 2। क्लियर? उसके बाद बाल्मर के बाद एक और साइंटिस्ट आए, रिडबर्ग। इन्होंने क्या किया, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया। बोला भाई ऐसा करते हैं, इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करते हैं, और इन्होंने स्टडी करी और स्टडी करके फिर एक फार्मूला निकाला और इन्होंने उसको रिडबर्ग फार्मूला बोला गया बाद में। इन्होंने इस फार्मूला को क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया और रिडबर्ग फार्मूला बोला। और इसमें क्या निकाला इन्होंने बोला किसी भी एटम का आप ले लो, उसके लिए 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। और n1 के लिए इन्होंने बोला n1 की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो इनफाइनाइट तक नहीं होगी। n2 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो n2 की वैल्यू क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी, मतलब 1 नहीं हो सकती, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। क्लियर? देखो n1 n2 होता क्या है बेसिकली,
N1 होता है आपका इलेक्ट्रॉन when electron gets de-excited. de-excited का मतलब क्या है? पहले तो एक्साइट हुआ, फिर उसके बाद वो एनर्जी को एमिट करेगा. हाँ, जब de-excite होता है तब when electron gets de-excited then comes on shell. किस शेल पे वो आता है? ठीक है. और N2 क्या होता है? From which it is de-excited. जैसे अगर हम बात करें, हमने बोला कि कोई इलेक्ट्रॉन है, वो फोर्थ शेल से कहाँ पे पहुंचता है? सेकेंड शेल पे. तो कहाँ से आ रहा है? फोर्थ से आ रहा है ना. तो जहाँ से आ रहा है वो होगा N2, और जिस पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, या रीच लिख दो, वो होगा आपका N1. तो इसका मतलब N2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4, और N1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन 4 से 2 पे आता है और हमें वेवलेंथ निकालनी है, और बात है हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, तो हम कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं रेडबर्ग का. सबको बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना. N1 की जगह पे क्या रख दें? 2 रख दें. सेकेंड पे आ रहा है तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे किससे आ रहा है? फोर्थ से आ रहा है. अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जो भी आ जाएगी आपके पास. 1/2 क्या होगा? 1/4, और ये आ जाएगा 1/16. इसको सॉल्व करो जरा जल्दी से. कितनी वैल्यू आने वाली है? 3/16. ये सेंटीमीटर इनवर्स में. अब ये न्यू बार है, और हमें क्या निकालना है? अगर वेवलेंथ निकालनी है, यानी लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो ये जो न्यू बार होता है ये 1/λ है. तो अब लैम्डा निकाल लेंगे. 1/λ इज इक्वल टू है 1. तो लैम्डा क्या हो जाएगा? इनवर्स कर दे. ये सेंटीमीटर में आ जाएगा. ये वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में थी, ये सेंटीमीटर. इतनी बात क्लियर है? अब देखो, लास्ट टर्न पे हम लोग यही बात कर रहे थे. लास्ट टर्न पे हमने बात करी थी. अब पहले बाल्मर ने काम किया, फिर रेडबर्ग ने फॉर्मूला बताया, फिर उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने स्टडी करी अलग अलग एटम की, और अलग अलग एटम की स्टडी करने के बाद उन्होंने, कुछ ने स्टडी करी कि इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से 1 पे आता है, कुछ ने स्टडी किया हायर से 2 पे आता है. हायर से 2 पे बाल्मर ने कर दिया था. फिर कुछ ने स्टडी करी हायर से 3 पे आता है, कुछ ने हायर से 4 पे आता है, हायर से 5 पे आता है. इस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्टडी करी, और उसके अकॉर्डिंग सीरीज़ के नाम दिए गए, जिसको लास्ट टर्न पे हमने डिस्कस किया था. एक बार फिर से उसको बताते हैं. ये बात की थी लास्ट टर्न में हम लोगों ने
कि अगर किसी भी हायर लेवल से, मतलब n इज इक्वल टू 1 से कोई भी ज़्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इनफाइनाइट है, अगर यहाँ से आता है, किस पे आता है इलेक्ट्रॉन? 1 पे आता है, मतलब ऊपर के किसी भी लेवल से 1 पे आता है। तो इसकी डिस्कवरी करी थी लाइमन ने, और उसमें जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी, 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, 4 मिलेगी, जितनी भी लाइन मिलेंगी, वो एक बैंड बनाएंगी, एक सीरीज बनाएंगी। उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं, क्या नाम देते हैं? लाइमन सीरीज। 2 पे जो आएगा इलेक्ट्रॉन एबव से 2 पे आएगा, उसको हमने क्या बोला? बाल्मर। ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। तीसरा होता है पाश्चन, यानी कि 3 पे आना है। चौथा होता है ब्रैकेट। पांचवा आपका फुंड, फिर हमफ्री। इतने की स्टडी हुई है। अब अगर हम फॉर्मूला देखें सबके लिए, तो सबके लिए फॉर्मूला क्या होगा? अगर हम फॉर्मूला की बात करें, सारी सीरीज के लिए अब हम लोग क्या लिख रहे हैं? रिडबर्ग फॉर्मूला। तो पहले कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमने बात करी लाइमन सीरीज की, पहले एक को लेते हैं ना। अब लाइमन सीरीज में देखो, लाइमन सीरीज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया? n इज इक्वल टू 1 पे आएगा इलेक्ट्रॉन। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ऊपर इनफाइनाइट तक हो। ऐसे, ठीक है। मान लो ये यहाँ पे 7 है, 7 से आता है 1 पे, ठीक है। 6 से भी 1 पे आ सकता है, फिर उसके बाद 5 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, और 2 से भी आ सकता है। इतने सारे ऑप्शंस हैं इसके पास। तो ये वाली जो सीरीज मिलेगी, इनकी लाइंस की जो सीरीज मिलेगी, जो स्पेक्ट्रम में दिखेगा हमको स्पेक्ट्रल लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज बोलते हैं। तो अगर रिडबर्ग फॉर्मूला यूज करो आप, तो न्यू बार इज इक्वल टू क्या था? 1 बाई लेमडा 109677, और यहाँ पे हम लिखते थे 1 बाई n1 स्क्वायर, और यहाँ पे लिखते थे 1 बाई n2 स्क्वायर। यही तो लिखते थे। ये n1 कौन सा था? जिस पे इलेक्ट्रॉन आता है, और n2 कौन सा था? जहाँ से आता है। तो इसका मतलब अगर हम बोले लाइमन के लिए इलेक्ट्रॉन किस पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये तो फिक्स है। n2 अलग अलग हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यस और नो। n2 की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी, 7 भी, इनफाइनाइट तक कोई भी हो सकती है, अबव कोई भी हो सकता है। तो लाइमन के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया? दिस। यहाँ तक क्लियर है सबको बात? यानी क्वेश्चन में अगर आपको बोल देता है लाइमन सीरीज, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? n1 इज इक्वल टू 1 रखोगे आप, और n2 इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ये है लाइमन सीरीज, ठीक। अब देखो, इन सीरीज में भी कुछ टर्म बोले जाते हैं। हाँ, वो n1, हाँ, n1 फाइनल ऑर्बिट है, मतलब n1 को आप ऐसे लिख सकते हो, डेस्टिनेशन है, ठीक है। और n2 को क्या लिख सकते हो? जहां से स्टार्ट हुआ है। फाइनल इनिशियल भी बोल सकते हो। क्लियर? अब देखो, 2 टर्म आपको बता रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं, कहीं पे बोलते हैं, इस किसी क्वेश्चन में लिखा होगा स्पेक्ट्रम की फर्स्ट लाइन, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन, लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ये है क्या? देखो, फर्स्ट लाइन का मतलब है कि n1 तो आपका 1 ही रहेगा, लाइमन सीरीज है अगर, तो ये तो फिक्स है। फर्स्ट लाइन का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे आएगा ना, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन। जब भी इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? 2 से 1 पे आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट लाइन। लाइमन की फर्स्ट लाइन कौन सी होगी?
इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, 2 से 1 पे। क्लियर। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। अगर सेकेंड लाइन की बात हो रही है तो मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, 3rd से 1 पे जा रहा है। अगर बोल रहे हैं 3rd लाइन की बात हो रही है तो कहाँ से जा रहा है, 4th से 1 पे। इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही 4th लाइन 5th लाइन ऐसे करके आएगी लाइन। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन करता है फर्स्ट लाइन तो आप N2 की वैल्यू क्या रखोगे, कहाँ से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, 2 से जा रहा है ना 1 पे। अगर क्वेश्चन में मेंशन करता है सेकेंड लाइन की बात कर रहा है तो N2 इज इक्वल टू 3 और N1 इज इक्वल टू 1। अगर थर्ड लाइन की बात कर रहा है तो N2 क्या हो जाएगा, 4 और N1 क्या। इतनी बात क्लियर है सबको, पक्का। ये बात थी फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, इसकी बात हुई। ठीक है। अब देखो एक टर्म और यूज करते हैं इसमें स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस में। एक टर्म हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग लाइन। ठीक है। जब लिमिटिंग लाइन वर्ड यूज कर दिया जाए ना, इसका मतलब आप समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है इनफाइनाइट से। N2 इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, इनफाइनाइट। अब जैसे हमने बोला लाइमन सीरीज की लिमिटिंग लाइन है और उसका आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, लिमिटिंग लाइन है मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, इनफाइनाइट से। अब लाइमन सीरीज है तो उसके लिए N1 क्या बताया गया है, किस पे आएगा, 1 पे आएगा। तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। N1 की वैल्यू आप क्या रख दो, 1 रख दो। ये तो लाइमन सीरीज है तो N1 फिक्स है। और ये क्या आ गया, अब ये वैल्यू तो अप्रॉक्सी 0 आएगी तो ये क्या आएगा, 1/λ आ जाएगा। और लैम्डा इज इक्वल टू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, क्लियर है बात। तो लिमिटिंग लाइन से क्या मतलब है, लिमिटिंग लाइन में क्या याद रखना है कि लिमिटिंग लाइन अगर क्वेश्चन में बोल रहे हैं तो इसका मतलब N2 की वैल्यू आपको रखनी है इनफाइनाइट, इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से आ रहा। ठीक है। अब देखो इसी फॉर्मूला को यूज करवा के अभी एक क्वेश्चन आया था, बताते हैं आपको। अब देखो फिर इस फॉर्मूला में और अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट क्या हुआ कि बोले भाई अभी तो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, बालमन ने हाइड्रोजन की बात की, फिर सबने हाइड्रोजन की बात की, हाइड्रोजन को स्टडी किया, फिर उसके बाद बोला और भी एटम्स की अगर स्टडी करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, कैसी कैसी चीज़ें मिलेंगी, कैसे कैसे स्पेक्ट्रम मिलेंगे। तो सारी चीज़ों के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया गया, फिर रिडबर्ग फार्मूला को और बोला गया। तो इसमें रिडबर्ग फार्मूला में क्या चेंज आया, न्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा गया RH या R और यहाँ पे आ गया Z का स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर, ये सेम था N2 स्क्वायर। ठीक है। अब ये R क्या है, R है आपका रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है, जो हमने वैल्यू अभी रखी थी, Z क्या है, Z है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट।
अभी तक तो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, तो Z की जगह हम 1 रख रहे थे, तो ये वैल्यू R आ रही थी, केवल Z आ ही नहीं रहा था हमारे क्वेश्चन के टर्म में, तो केवल 109677 यही तो हम फॉर्मूला में यूज़ कर रहे थे। देख पा रहे हो, केवल रिडबर्ग कांस्टेंट यूज़ कर रहे थे। लेकिन अगर कोई और एटम है इसके अलावा, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, Z का भी यूज़ करेंगे। क्लियर? अब देखो, अभी कल के पेपर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, बहुत ही सिंपल। देखो क्वेश्चन क्या था, बोल रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इन्होंने बोला कि जो वेव नंबर है, वो वेव नंबर आ रहा है 8/9 रिडबर्ग कांस्टेंट। वेव नंबर की वैल्यू क्या है, 8/9 रिडबर्ग कांस्टेंट R, इतनी वैल्यू दी हुई, रिडबर्ग कांस्टेंट का 8/9 टाइम्स है। तो बोल रहे हैं कि ट्रांजिशन कौन सा है, ट्रांजिशन को स्पेसिफाई करना है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, हाँ देखते हैं, बताते हैं। अब फॉर्मूला हमारे पास है 1/λ = R Z², यहाँ पे 1/n1², यहाँ पे 1/n2², ये फॉर्मूला है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है तो Z=1 हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब ये जो 1/λ है, जिसको हम लोग न्यू बार बोलते हैं, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है रिडबर्ग कांस्टेंट का 8/9। तो इसका मतलब ये क्या गया, अब अगर हम इसको कट करें तो ये कट जाएगा R। तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 8/9 = 1/n1² - 1/n2²। अब देखो कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें n1 n2 की क्या वैल्यूज हो सकती हैं जिससे इसका आंसर 8/9 आ जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी मैथ्स लगानी है। कैसे, देखो इतना तो पता है कि n2 हमेशा n1 से बड़ा होगा। ठीक है, इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, 1 से 2 पे जा रहा है, 2 से 3 पे, तो सारे ऑप्शंस को रख के हम चेक कर सकते हैं आराम से। और अगर वैसे भी सोचो, अगर तुम n1 1 ले लो, नीचे क्या लाना है अपने को, 9 लाना है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का जो स्क्वायर है वो क्या है, उसका एलसीएम क्या है, n1² और n2²। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालो तो वो क्या है, 9 है, क्योंकि नीचे वाला नंबर ये एलसीएम ही आता है। यस और नो? अब अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन, 4 ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग, तो अगर हम इस तरीके की कोई कंडीशन देखें कि n1 1 रख लें और n2 क्या रख लें, 3 रख लें, इस तरीके के ऑप्शन थे, n1 = 2, n2 = 4, इस तरीके से दिए हुए थे। तो अगर हम ये वाले ऑप्शन को पिक करें तो क्या ये वैल्यू 8/9 आएगी क्या? हाँ, n तो हमेशा नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे 8/9 आ जाएगा ये जो वैल्यू है। तो आंसर क्या आया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, n2 से n1 पे जाता है ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, 3 से 1 पे। सबको समझ आई बात? 3 से 1 पे जा रहा है। अब अगर क्वेश्चन में पूछ लेते कि ये कौन सी सीरीज होगी, तो क्या बताते हैं, लाइमन सीरीज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस पे आ रहा है, 1 पे। क्लियर हो गई बात?
बस एक बार क्या होता है, बच्चे को फॉर्मूला समझ आना चाहिए कैसे अप्लाई करना है। बहुत बार बच्चे N1 N2 में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो N1 N2 में बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। फॉर्मूला में N1 का टर्म पहले लिखा जा रहा है, N2 का टर्म बाद में लिखा जा रहा है। और ये याद रखना है, N1 वो है जिस पे इलेक्ट्रॉन आता है, और N2 वो है जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, डेस्टिनेशन एंड स्टार्टिंग। DA याद रखो, DS। क्लियर है? अब देखो सारी सीरीज के लिए हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। बाल्मर के लिए तो पहले ही देख चुके हैं। बाल्मर के लिए क्या है कंडीशन कि N1 होगा आपका 2 और N2 इससे कोई भी बड़ा नंबर हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से एंड सो ऑन। तो फॉर्मूला तो इसका हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दो। अब अगर हम बोले लाइमन बाल्मर के बाद आती है पाश्चन सीरीज। पाश्चन के लिए अगर बोले तो पाश्चन के लिए क्या आएगा, 1/λ इज इक्वल टू, यहाँ पे N1 होता है आपका 3, थर्ड पे आता है, और N2 इससे कोई भी बड़ा नंबर होगा तो 3 से आगे बता दो, 4 5 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R 1/N1 की जगह 3 रख दिया आपने, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। सिंपल है। फिर ब्रैकेट आ गए। अगर इनकी बात करो तो यहाँ पे 1/λ न्यू बार इज इक्वल टू R, यहाँ पे 3 के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे N1 4 होगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। फिर फुंड आ गए। इसमें क्या होगा, यहाँ पे N1 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 25, और N2 5 से बड़ा होगा, तो N2 6 7 8 9 इस तरीके से इनफाइनाइट कोई भी हो सकता है। फिर हम फ्री हैं। इसमें न्यू बार अगर निकालें तो यहाँ पे N1 होगा 6, N2 इससे कोई भी बड़ा नंबर 7 8 9। शेल्स होल नंबर में होते हैं इसलिए ये होल नंबर ही होगा। यहाँ पे अब 6 का स्क्वायर कर दो तो 36 होता है। ऐसे कर लेंगे, और ये वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स। सबको बात क्लियर है? ठीक है। अभी देखो कुछ कंपैरेटिव क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। कुछ बातें और याद रखनी है। देखो जैसे स्पेक्ट्रम में हमें क्या याद रखना, ये जो सीरीज हैं ये स्पेक्ट्रम में कौन से रीजन में पड़ती हैं, ठीक है, मतलब किस तरीके की वेवलेंथ जनरेट होती है और उनको हम क्या नाम देते हैं। जैसे लाइमन की अगर बात करो, फिर बाल्मर की जो बात करो, तो बाल्मर आपकी विजिबल रेंज में आती है, मतलब आप इसको देख सकते हो, आपको दिखेगा नेकेड आई से। लाइमन जो होती है वो यूवी में आती है, अल्ट्रावायलेट में। पाश्चन की अगर बात करो, ब्रैकेट की बात करो, हम्फ्री की बात करते हैं हम लोग, तो ये अलग अलग में आती हैं। जैसे अगर हम बात करें पाश्चन की, तो ये होती है शॉर्ट इंफ्रारेड, कहीं कहीं पे इंफ्रारेड भी लिखा होता है, वो भी सही है, ठीक है।
ब्रॉड वे में अगर बोलो तो इंफ्रारेड बोल सकते हो, शॉर्ट इंफ्रारेड। ब्रैकेट भी आपकी होती है शॉर्ट इंफ्रारेड में। फुंड की अगर हम बात करें तो फुंड और हैम्फ्री ये दोनों आती हैं लॉन्ग इंफ्रारेड। ठीक है, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन ऐसे बनाया कि कोई एटम, हाइड्रोजन एटम है, वो एक्साइट हो रहा है और एक्साइट होने के बाद आपका वो देता है शॉर्ट इंफ्रारेड, और उसमें आपका N1 इज इक्वल टू है 3। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन में आ रहा है और N1 इज इक्वल टू 3 है, तो कौन सी सीरीज होगी? तो क्या बताएंगे आप? इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं या किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं और वो आ रहा है आपका शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन में, और उसमें N1 इज इक्वल टू 3 है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर से एक्साइट होके किस शेल पे आ रहा है? शेल नंबर 3 पे आता है, थर्ड शेल पे आता है। तो कौन सी सीरीज मिलेगी हमें, या हम कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं? तो आप देखो, क्या देखोगे? सबसे पहले देखोगे N1 इज इक्वल टू 3 बता दिया, तो वैसे ही आपको पास्चन पता लग गया। और दूसरी चीज़ आपको ये पता लग गई कि शॉर्ट इंफ्रारेड में केवल 2 ही हैं, एक पास्चन है और एक ब्रैकेट है, इसमें N1 इज इक्वल टू 3 है, इसमें N1 इज इक्वल टू 4 है, तो पास्चन आंसर हो गया आपका। क्लियर है बात? पक्का? अब देखो, सबकी वेवलेंथ अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, सबकी एक बार बता दूंगी, पर विजिबल की याद रखते हैं, विजिबल की अप्रॉक्सीमेटली, विजिबल जिसमें अपने ये कलर्स आते हैं विबज्योर, इनकी अप्रॉक्सीमेटली जो रेंज होती है वो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। क्लियर? हम्म 8000। हाँ हाँ, इस तरीके से एक रेंज बताई गई, एक फर्स्ट लाइन, एक लिमिटिंग। हाँ, एक फर्स्ट लाइन हो गई और एक लिमिटिंग लाइन हो गई, इनफाइनाइट से 2 पे आ रहा है, और एक होगी आपकी फर्स्ट लाइन, मतलब 3 से 2 पे आ रहा है। दोनों की वेवलेंथ अप्रॉक्सी कैलकुलेट की तो अप्रॉक्सी 4000 से 8000 की रेंज में है। तो स्पेक्ट्रम की कहानी आप लोगों को समझ आई? थोड़ा सा कहानी जैसा है, थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सोच करके, मतलब ये फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई वो नहीं है। और ये सीरीज के नाम लाइन से आपको लर्न करोगे, तो लाइन से है आपका मतलब लाइमन, बाल्मर, पास्चन, अगर ऐसे याद हो गया तो सबके लिए आप एक एक करके, मतलब एक के लिए N1 1 है तो दूसरे के लिए N1 आपका 2 हो गया, फिर N1 3 हो गया, और जो आपके N1 के नंबर हैं उनसे एक नंबर बढ़ा के N2 हो जाता है यहाँ पे। तो ऐसे आपको याद करने की कोशिश करो थोड़ा सा। क्लियर? अच्छा, ये देखो, एक फॉर्मूला बताना चाहती थी आपको। अभी प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग क्या कर रहे थे, डेल्टा ई निकाल रहे थे, चेंज इन एनर्जी, और चेंज इन एनर्जी निकालने के बाद हम लोग लैम्डा कैलकुलेट कर रहे थे ना, ये वाले फॉर्मूला से। कुछ क्वेश्चन ऐसे करे थे हमने, करवाए थे। तो इसमें देखो, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी है, क्योंकि अपने को ऑब्जेक्टिव वो देना है ना पेपर, तो SC लैम्डा इन सब की वैल्यू हम लोग रखते हैं
एच और सी की और फिर कैलकुलेट करते हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है, E इज इक्वल टू 12375 बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर हमारे पास चेंज इन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर पता है दोनों का चेंज इन एनर्जी, तो हमें लैम्डा अगर निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू आएगी एंगस्ट्रॉम। क्लियर? फिर अप्रॉक्सी हो जाएगा ना, कह सकते हैं फिर अप्रॉक्सी हो जाएगा। देखो अप्रॉक्सी आंसर चल जाते हैं जब ये ऑप्शन आपको दूर दूर दिए हो, मतलब ऑप्शन में डिफरेंस हो। कभी कभी ऑप्शंस क्लोज दे देते हैं, मान लो दो ऑप्शन आपको काफ़ी रेंज वाले दे दिए और दो ऐसे दे दिए बिल्कुल क्लोज दे दिए, तब वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन नहीं चलता है, फिर हमको क्या करना पड़ता है, एग्जैक्ट वैल्यू लेनी पड़ती है। क्लियर? हाँ हाँ, उन वैल्यूज़ को रख के यूज़ किया गया है। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका चेंज इन एनर्जी दिया हुआ, लैम्डा आपको निकालना है, तो क्या करते हैं हम लोग, एच और सी इनकी वैल्यूज़ रख के मल्टीप्लाई करते हैं। उससे अच्छा ये है कि आपको लैम्डा निकालना है तो आप लैम्डा इज इक्वल टू सीधे आप ई को नीचे रख दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लैम्डा आपका एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, इस वैल्यू से डिवाइड करो, एक डिवीज़न करना पड़ेगा आपको। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, और फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पेक्ट्रम पे जितने भी तरीके के क्वेश्चन जेई में आए होंगे या 11th में आए होंगे उनकी बात